तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का पार्ट नंबर 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट यानी लोकतंत्र के अंदर कुछ संकट आई होगी, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि लोकतंत्र है क्या। बेसिकली लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र क्या है, कुछ भी नहीं है। लोकतंत्र कुछ भी नहीं है, एक शासन का प्रकार है। एक शासन का प्रकार है जिसके माध्यम से लोगों पर शासन किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, चुनाव होता है। लोकतंत्र के अंदर चुनाव होते हैं, आपको मौलिक अधिकार मिलते हैं। क्या मिलते हैं भाई, आपको मौलिक अधिकार मिलते हैं। इसके अंदर ये सब काम होता है, इसे हम कह देते हैं लोकतांत्रिक सिस्टम कह देते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी है, आपको बुनियादी अधिकार मिलता है, समानता का अधिकार मिलता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो जब लोकतंत्र कहते हैं या लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। लेकिन इसी व्यवस्था के अंदर क्या आ गया था, 1975 में संकट आ गया था। देखिए जब कहीं लड़ाई होता है ना, तो लड़ाई अचानक नहीं होता, उसकी जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, वो बहुत पहले से चली आ रही है। जैसे आपके पड़ोसी से अगर कभी लड़ाई होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन में लड़ाई हो जाती है, नहीं। इसके पीछे की बैकग्राउंड जो होती है ना, काफी समय से बनती चली आ रही होती है, तभी उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, लड़ाई करते हैं। जैसे हम मान लो पाकिस्तान को ठोकना होता है ना, तो एकदम गुस्से में आके हम लोग नहीं मारते उसको, वो बहुत दिन से गलतियां करता रहता है, फिर हम एक दिन उसकी पिटाई कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार जो आपातकाल लागू किया गया, तो एक दिन में मतलब इंदिरा गांधी जो थी, उनके दिमाग में ऐसा नहीं आया कि चलो यार कुछ करते हैं, नया करते हैं, तूफानी करते हैं और आपातकाल लागू करते हैं, नहीं। इसके पीछे बहुत सारी घटनाएं घटी, फिर उन्होंने आपातकाल लागू किया। तो भारत के अंदर जो आपातकाल लागू हुआ 1975 वाला, वो कब लागू हुआ, 25 जून 1975 को लागू हुआ था। ठीक है, अब उसकी पृष्ठभूमि क्या है, लागू क्यों किया गया। ठीक है, ऐसा तो मैंने बताया जैसे कि उनका तो दिमाग में आया नहीं कि चलो आज तूफानी करते हैं और आपातकाल लागू करते हैं, नहीं। 1967 का चुनाव हुआ, 1967 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी जी जीत जाती हैं। ठीक है, वो जब जीत जाती हैं तो वो मतलब नौसिखिया थी, मतलब शुरू में उनको कुछ ज्यादा आता नहीं था, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में उनको जितना नॉलेज नहीं था, लेकिन जीत के वो प्रधानमंत्री बन गए। उनको पहले लोग गूंगी गुड़िया बोलते थे, यानी बेवकूफ गुड़िया बोलते थे कि अगर ये कुछ भी काम करेगी तो हम मजे हम लेंगे और मतलब काम ये करेगी। ठीक है, इस प्रकार की चीजें थी। इंदिरा जो थी लोकप्रिय नेता थी। इंदिरा गांधी के भाषण ना बिल्कुल नरेंद्र मोदी जैसे थे, है ना। तो नरेंद्र मोदी का कितने भी बुराई करिए, लेकिन वो बंदा बड़ा मस्त बोलता है। ठीक है, वैसे ही जो इंदिरा गांधी थी वो बहुत मस्त नेता थी, वो लोकप्रिय नेता थी मोदी जी जैसे। ठीक है, सरकार का मानना था कि न्यायपालिका को सरकार के काम में दखल नहीं देना चाहिए। जो हमारी सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी, उनका ऐसा मानना था कि जो न्यायपालिका है उसको हमारे काम में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। जो क्योंकि जो उनका मानना था कि न्यायपालिका क्या है, यथा स्थिति क्या है, संस्था है, कि मतलब जो जैसा है उसको ऐसे ही रहना चाहिए। न्यायपालिका को कौन मानता था, ऐसा सरकार मानती थी। कांग्रेस टूट चुकी थी। आपको पता है जो कांग्रेस दो भागों में बट चुकी थी, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। ओ को हम क्या बोलते थे, ओल्ड वाली यानी सिंडिकेट बोलते थे। आर मतलब इंदिरा, इसको कांग्रेस आई भी कहते थे। ठीक है, कांग्रेस कितने भागों में टूटी, तो दो भागों में, ओ और आर में या फिर आई में आप बोल सकते हो। उसके बाद आता है आर्थिक संदर्भ, यानी जब आपातकाल लागू किया गया ना, तो उसमें हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसे थी, यानी पैसा वैसे क्या हिसाब किताब था, देश की कंडीशन कैसे थी। तो 1971 के चुनाव हुए, 1971 के चुनाव हुए, उसमें इंदिरा गांधी जी ने 1971 में एक नारा दिया, मतलब चुनाव जीतने के लिए एक पॉलिटिकल एजेंडा अपनाया। उसका नाम था गरीबी हटाओ, यानी गरीबी को हटाओगे, है ना। यानी उन्होंने तो गरीबों को हटा दिया, लेकिन उन्होंने नारा दिया कि गरीबी हम हटाएंगे। जैसे नरेंद्र मोदी 2000 के चुनाव में उन्होंने कौन सा एग्जाम्पल दिया, 2014 में नरेंद्र मोदी ने बोला था अच्छे दिन आएंगे, यानी सबका विकास होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोकतंत्र में ना सब प्यार में क्या होता है, एक बंदे को बेवकूफ बनाते हैं ना, या दो बंदे को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन लोकतंत्र में पूरी जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। तो 1971 में क्या हुआ, उन्होंने गरीबी हटाओ के नारा का दिया और चुनाव आसानी से जीत लिए। ठीक है, फिर देश की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी वो बहुत खराब थी। बहुत खराब मतलब लोगों के पास बुनियादी जरूरतें को पूरा नहीं कर पा रही थी सरकार, है ना। जो जीवन के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ये भी लोगों के पास नहीं था, यानी हम फटे कंगाल हालत में थे उस समय। भारत ने क्या किया था, पाकिस्तान को पेल दिया था पकड़ के 1971 में। ठीक है, तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। इसके बाद बहुत सारी घटनाएं और घटी। एक मिनट, ठीक है, हमने पाकिस्तान को ठोका था, तो उस हमारे बहुत सारे सेना पे हमने बहुत ज्यादा खर्च कर दिया। तो सरकार के पास पैसे नहीं थे, जब पैसे नहीं थे सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया होगा। ठीक है, और सरकार ने लोन लिया होगा। ठीक है, तो सरकार की जो स्थिति थी, यानी हमारे देश में पैसे की कमी हो गई, क्योंकि हमने अधिकतर पैसा कहाँ खर्च किया था, आर्मी पे खर्च किया था। ठीक है, किसके लिए, तो पाकिस्तान को पिटाई करने के लिए, है ना। पाकिस्तान इतना हरामी हो गया था उस समय, इसको पिटना जरूरी था, और हमने इसी के चक्कर में एक नया देश बनवा दिया। ठीक है, कौन सा देश बना, तो बांग्लादेश का हमने निर्माण करवा दिया 1971 में। इसीलिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दुर्गा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्गा भी कहते हैं। ठीक है, तो उस समय जब लड़ाई हो गया ना, 80 लाख शरणार्थी जो है भारत में आ गए। शरणार्थी वह व्यक्ति होता है जो अपना देश छोड़ने को मजबूर हो जाए और किसी दूसरे देश में जाके रहे, उसे हम क्या कहते हैं, शरणार्थी
कहते हैं। तो कितने लाख शरणार्थी आए थे भाई भारत में? तो 80 लाख शरणार्थी क्या गए इंडिया में आ चुके थे। अब 80 लाख आए तो खाएंगे पिएंगे पचाएंगे यही काम करेंगे ना इंडिया के अंदर, ठीक है। जो अभी देखेंगे असम के अंदर जो एनआरसी हो रहा है ये वाला मुद्दा है, ठीक है। अगर ध्यान से पढ़ेंगे उसमें ये वाला मुद्दा है। तो अभी जो 80 लाख लोग आए कहां से? बांग्लादेश के से भागकर इंडिया के अंदर आ गए। इनको खाने पीने की इंतजाम करना पड़ा, किसको? भारत सरकार के। अब खाएंगे तो सरकार को फ्री में तो खिलाएगी नहीं, है ना। तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? और खर्च करना पड़ेगा। जो जो 80 लाख शरणार्थी जो थे इनका खर्चा मतलब भारत के जनता पे होना चाहिए, वो पैसा किस पे खर्च होने लगा? शरणार्थियों पे खर्चा होने लगा। अमेरिका ने बोला कि हम कोई भी सहायता आपका नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अमेरिका उस समय किसका दोस्त था? पाकिस्तान का दोस्त था। और हमने उसके दोस्त को इतना मारा था कि बेचारा भूल गया था। उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, इंडिया से हम कोई भी हेल्प मतलब इंडिया को हम कोई भी हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। किसने कहा? अमेरिका ने। यानी हमारी सहायता उसने बंद कर दी। बोला कि आपको कोई गेहूं और चावल नहीं मिलेगा, ठीक है, भाग जाओ यहाँ से भूखे नंगे, ठीक है। हमने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार होता है ना, पूरी इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था, वो किससे चलती है? तेल से चलती है। किससे चलती है? तेल से, यानी पेट्रोलियम पदार्थों से चलती है। यानी हमें पढ़ा रहा हूँ तो बिजली कहीं से आ रही है तो कहीं ना कहीं कोयले से बन रहा होगा, गैस से बन रहा होगा, किसी चीज से बन रहा होगा, ठीक है। तो तेल से मान लेते हैं, तेल से बिजली बन के आ रही है। या ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे, किससे चल रहा है? तेल से चल रहा है। उसमें डीजल इंजन थी। तो क्या हुआ कि तेल की कीमत बढ़ गई। जैसे ही तेल की कीमत बढ़ती है हर चीज का प्राइस अपने आप बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं हर चीज किससे जुड़ा होता है? तेल से जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे आप बस में अगर सफर करते हैं ना, बस में क्या ऑटो में सफर करते हैं, सीएनजी होता है, सीएनजी। अगर ये महंगा होता है ना तो किराया भी क्या करते हैं, जो हमारा फेयर होता है किराए को भी हम लोग महंगा कर देते हैं। बोलते हैं कि तेल की कीमत बढ़ गया है या गैस की कीमत बढ़ गया तो ये भी महंगा होगा, ठीक है। जो महंगाई थी वो 30% बढ़ गई। कितने परसेंट बढ़ी थी? 30% बढ़ चुकी थी। 1974 में ये महंगाई 30% बढ़ चुकी थी। महंगाई को प्यार से हम मुद्रास्फीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा मतलब इकोनॉमिक के भाषा में, अर्थव्यवस्था की भाषा में मुद्रास्फीति कहते हैं। इन्फ्लेशन कहते हैं। कितने परसेंट बढ़ गया? 30%। यानी जो सामान 100 रुपए का था ना और वो 130 रुपए का मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया? जो 200 का होगा वो कितने का मिलेगा? 260 का। यानी 30% इसमें जोड़ते जाओ, ठीक है। जो बेरोजगारी थी वो काफी ज्यादा थी। ग्रामीण और शहरों में बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। बेरोजगार समझते हैं ना, कौन सा व्यक्ति होता है जो काम की तलाश करे लेकिन उसको काम ना मिले, वो बेरोजगार होता है। तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। सरकार ने क्या किया था, जो सरकारी कर्मचारी होता है उनके वेतन को काट दिया था। उनके बोला सैलरी तुमको कम मिलेगा। और ये लोग बहुत गुस्से में थे। सरकारी नौकर जो होते हैं ना काफी गुस्से में थे। बोले कि यार तुमने हमारा वेतन काट दिया, हम तो तुम्हारे चेले थे। लेकिन वो भी नाराज हो गए थे। मानसून खराब हो चुका था। मानसून मतलब जो फसल होती है, जो वर्षा होती है ना, उसका मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून। तो फसल खराब हो गया। 8% हमारा फसल गिर गया। जहां मान लो 100 किलो अनाज होता था ना, अब 8 माइनस कर दो इसमें से तो 92 केजी ही अनाज हो पाएगा, ठीक है। तो हमारा मानसून खराब हो गया तो 8% फसल गिर गए, ठीक है। मार्क्सवादियों को मौका मिल गया। जो मार्क्सवादी होते हैं ना, ये कम्युनिस्ट वाले होते हैं। कौन होते हैं? कम्युनिस्ट वाले। ये कहते हैं कि समाज के अंदर सब बराबर हो, सब बराबर, अंबानी भी बराबर और मैं भी बराबर, ठीक है। इस प्रकार की बात कौन करता है? मार्क्सवादी। जो लोकतंत्र और संसदीय शासन व्यवस्था होता है इसको नहीं मानते। कहते हैं लोकतंत्र बेकार है यार, इसमें जनता का शासन होता है, बहुत खर्चा होता है इसमें। तो लोग ऐसी शासन व्यवस्था को नहीं मानते। ये सरकार और पूंजीवाद का विरोध करते हैं। जो आपने देखा होगा, जो यूएसए और यूएसएसआर की जो मध्य लड़ाई हुई थी, शीत युद्ध हुई थी, कारण क्या था? वो सरकार और पूंजीवाद को नहीं मानते। कौन? यूएसएसआर। और जो लोग जो पूंजीवाद को कौन मानता है? आपका यूएसए मानता है, लोकतंत्र मानता है। इनमें काफी लड़ाई हो गई। फिर आता है भारत में नक्सलवाद आया। भारत में नक्सलवाद आया। इन्होंने बंदूक उठा ली। जो नक्सलवाद जो विचारधारा है वो माओ के विचार पर आधारित है। माओ मतलब चाइना वाले, ठीक है। वो कहते हैं जो पावर होती है ना वो गन्स की बैरल से आती है ना। पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। पावर कहां से आती है? बंदूक की नली से आती है। किसने कहा था? माओ जेडोंग ने ये बात कही थी, ठीक है। और वेस्ट बंगाल की जो सरकार है ना, इन्हें दबाया, बोला कि भाई ये गलत है। आज भी अगर आप पढ़ोगे, थोड़ा सा सर्च मारना, रेड कॉरिडोर, रेड कॉरिडोर क्या है, ठीक है। भारत के अंदर ये नक्सलवाद है, काफी लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। इतनी समझ में आया तो भारत की आपातकाल की पृष्ठभूमि और ये क्या था? आर्थिक संदर्भ था। इसके बाद देखेंगे क्या हुआ। अब अपन चलते हैं बिहार और गुजरात। बिहार और गुजरात, जो गुजरात है कहाँ है? भारत की पश्चिम में। और जो बिहार है कहाँ है? वो पूरब में। दोनों जगह कहाँ किसकी सरकार थी? तो कांग्रेस की सरकार थी। कहाँ पर? बिहार और गुजरात के अंदर, ठीक है। छात्र राजनीति हुआ उस समय। छात्र जो राजनीति था, जो आंदोलन था, काफी तेज हो गया था। कारण क्या था? चाहे बिहार हो चाहे आपका गुजरात हो, दोनों पर छात्र आंदोलन करने के पीछे कुछ कारण थे। पहला कारण था महंगाई। दोनों जगह महंगाई दबा के थी, ठीक है। क्यों महंगाई थी? तो 30% महंगाई बढ़ चुकी थी, ठीक है। 30% बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। 10 रुपए का सामान 13 रुपए में मिलता है भाई, इतना ध्यान रखना। इतनी महंगाई थी, ठीक है। उसके बाद था भ्रष्टाचार ज्यादा था। भ्रष्टाचार का मतलब होता है अब जब गलत आचरण करके पैसे कमाते हैं, जो सरकारी लोग घूस लेते हैं ना, वो क्या है? सब भ्रष्टाचार है। आप भी अगर गलत काम करते हैं, देश के खिलाफ काम करते हैं, वो भी भ्रष्टाचार है, ठीक है।
फिर आता है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, यानी जो लोग पढ़े लिखे थे उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा था। जैसे बहुत सारे बेरोजगार लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। मैं आपको यूट्यूब पे जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये बेरोजगारी का परिणाम है, ठीक है। जो लोग ब्लॉग बना रहे हैं वो सब क्या है, बेरोजगारी का परिणाम है। कि रोजगार नहीं है तो क्या कर रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, हमारे जैसे लोग पढ़ा रहे हैं, सब बेरोजगारी का परिणाम है, ठीक है। फिर आता है कॉलेज की फीस काफी ज्यादा कर दी गई थी, इसीलिए लोगों ने क्या किया, आंदोलन किया, ठीक है। जो आंदोलनों में राजनीतिक पार्टियों ने भी शामिल थी, जो छात्र आंदोलन हुआ उसके अंदर राजनीतिक पार्टियां भी शामिल थी, ठीक है। उसके बाद है मोरारजी देसाई ने भूख हड़ताल की धमकी दे दी। मोरारजी देसाई कहां पे काम कर रहे थे, गुजरात के अंदर अपना आंदोलन कर रहे थे, छात्रों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। इन्होंने बोला कि भैया अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम क्या करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, ठीक है। भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। अन्ना हजारे का नाम सुना है, अगर वो भूख हड़ताल में बैठ जाए ना, नरेंद्र मोदी की हालत खराब हो सकती है, ठीक है। कांग्रेस को हराने के अंदर और नरेंद्र मोदी को लाने में एक बंदे का जो योगदान है उसमें अन्ना हजारे का नाम है, उसने भूख हड़ताल में बैठ गया था, ठीक है। तो कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचा, ठीक है। तो अगर मोरारजी देसाई ने बोला कि हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, मोरारजी देसाई कहां से संबंधित थे, तो आपके गुजरात से संबंधित थे, ठीक है। गुजरात में कांग्रेस पार्टी हार गई, वहां पे इलेक्शन होता है और कांग्रेस पार्टी हार जाती है। कारण क्या था कि वहां पे ये सब समस्या थी, ठीक है। फिर आता है बिहार, क्या आता है, बिहार, हमारा बिहार अच्छा बिहार है, ठीक है। आइए ना बिहार में जेपी के साथ छात्र नेता जो थे, आंदोलन हुआ वो शुरू हुआ जेपी के नेतृत्व में, है ना। छात्रों ने कहा कि हमें एक चेहरा चाहिए। वो चेहरा कौन था, तो जेपी थे। जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण थे। जो जयप्रकाश नारायण जो थे वो समाजवाद को फॉलो करते थे। किसको फॉलो करते थे, समाजवाद को। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जिसके अंदर समाज के सभी लोगों को एक माना जाता है और सब लोग समाज के अंदर बराबरी रहे, कोई ऊंचा नीचा ना हो, पैसे के आधार पर कोई ऊंच या नीच ना हो, उसे हम समाजवादी कहते थे। वैसे ही किसकी विचारधारा थी, आपकी जयप्रकाश नारायण की विचारधारा थी। सरकार ने इस्तीफा दे, ठीक है। इनकी मांग थी कि सरकार इस्तीफा दे। सरकार ने बोला भैया हम इस्तीफा नहीं देंगे। क्यों, अब जहां भी इलेक्शन होते हैं ना, सरकार बहुत पैसा खर्च करती है इलेक्शन जीतने के लिए। इलेक्शन जीतने के बाद कोई बोले कि आप दोबारा मतलब इस्तीफा दे दो, कोई अच्छी बात थोड़ी है। उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया। जीपी का मानना था, यानी जयप्रकाश नारायण का ऐसा मानना था कि जो आंदोलन होगा अहिंसक रहेगा। अहिंसक मतलब हिंसा नहीं करना, तोड़फोड़ नहीं करना है, बस नहीं जलाना, गाड़ियां नहीं जलानी, रेल को उखाड़ के फेंकना नहीं है। जो जाट लोग होते हैं रेल को उखाड़ के फेंक देते हैं, ठीक है। तो जेपी ने कहा कि आंदोलन अहिंसक रहेगा। गांधी जैसे आंदोलन करते थे ना, लाठी लेके चल दिए, वैसे ही आंदोलन अपना रहेगा। ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी रहेगा, मतलब पूरे देश के अंदर ये आंदोलन फैलना चाहिए, कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। छात्रों ने कहा चलो भाई ठीक है, हमें किससे क्या लेना देना, कहीं भी आंदोलन करो, हमारा तो मकसद बिहार है, पूरे देश में फैला, हमें से कुछ लेना देना नहीं है। तो किसका मानना था, मतलब अपना जेपी भाई का, ठीक है। जेपी बोले तो जयप्रकाश नारायण जी का। उन्होंने कहा संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण मतलब टोटल क्रांति। क्रांति का मतलब समझते हैं, वर्ड जो है क्रांति, क्रांति बड़ा मस्त वर्ड है, कहते हैं ना बड़ा क्रांतिकारी बन रहे हुए, है ना। क्रांतिकारी का मतलब है, क्रांति का मतलब होता है सत्ता या व्यवस्था में अचानक परिवर्तन करना या अचानक परिवर्तन हो जाना, उसे हम क्रांति कहते हैं। सभी लोग अभी क्या बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, कल से हम लोग जैपनीज बोलना शुरू कर दे तो क्रांति हो सकती है। जैसे कि आजकल आधुनिक वर्ल्ड के अंदर किसी क्रांति है तो आपकी टेक्नोलॉजी की क्रांति है। आज टेक्नोलॉजी कुछ और है, कल कुछ और हो जा रही है, परसों कुछ और हो जा रही है, ठीक है। फिर सामाजिक, इन्होंने कहा जो संपूर्ण क्रांति होगी उसके अंदर सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, समाज में सब लोग बराबर होने चाहिए। फिर राजनीतिक परिवर्तन होने चाहिए, यानी लोग अच्छे लोग जाए शासन के अंदर चुन के, ऐसे प्रकार की किसकी विचारधारा थी, तो जेपी भाई की विचारधारा थी। आर्थिक मतलब क्रांति होनी चाहिए, सब लोग बराबर हैं, इस प्रकार की क्रांति की बात उन्होंने कही। किस किस में, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ठीक है। 1975 में उन्होंने संसद मार्च किया। संसद मार्च मतलब संसद का घेराव किया, और इससे बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ था, मतलब संसद को लेकर, संसद को घेरने के संदर्भ में, ठीक है। तो 1975 में संसद मार्च किसने किया, तो आपका जेपी भाई ने किया। जेपी भाई कहां के थे, बिहार के थे, ठीक है। उन्होंने कहा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, ट्रू लव, ठीक है, यानी ट्रू डेमोक्रेसी हम लाएंगे। कहां पर, देश के अंदर, भारत के अंदर लाएंगे। किन्होंने कहा, तो आपका जेपी भाई ने कहा। जेपी भाई मतलब जयप्रकाश नारायण जी ने कहा, ठीक है। आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन स्टार्ट है, ठीक है। घेराव किया गया, घेराव मतलब संसद का घेराव, जो सरकारी इमारतें है उसका घेराव इन्होंने किया, बंद किया, है ना, कि देश बंद है, भारत बंद है। भारत में लॉकडाउन आया ना, वैसे ही भारत बंद होता था, ठीक है। फिर इन्होंने हड़ताल किया, काम पे नहीं जाना, हड़ताल करना, कंपनी को बंद कर देना, इस प्रकार के, है ना। बट सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया इस्तीफा, सरकार ने बहुत पैसे खर्च किए थे चुनाव जीतने के लिए, इस्तीफा दे दिया, आसानी से नहीं दिया। सरकार ने कहा भैया हम इस्तीफा नहीं देंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। फिर आया रेलवे कर्मचारियों ने भी हड़ताल कर लिया। जो रेलवे कर्मचारी थे इन्होंने भी हड़ताल कर दिया। रेलवे जो है ना देश की इकोनॉमी को चलाती है, जो हमारे जैसे शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं ना, नसें होती है, पूरे शरीर के अंदर खून ले जाती है, वैसे ही जो हमारी रेलवे है वो पूरे देश के अंदर आर्थिक क्रियाओं को इधर से उधर करती है, ठीक है। तो रोजमर्रा का काम ठप हो गया, इधर से उधर लोग आ नहीं जा पा रहे थे, बहुत सारी समस्या वो, ठीक है। फिर आया जेपी के साथ मिला, जेपी का बहुत लोगों का साथ मिला। उन्होंने कौन थे, भारतीय जनसंघ ने भी साथ दिया, ठीक है। श्यामा बीजेपी वाली, पुरानी बीजेपी थी, ये पुरानी बीजेपी थी, बीजेपी, पुरानी बीजेपी का नाम क्या था,
जनसंघ था, ठीक है। बाद में जनता पार्टी, फिर बाद में बीजेपी बनती है, ठीक है। फिर कांग्रेस ओ का साथ मिला। कांग्रेस ओ कौन थे? सिंडिकेट, यानी जो कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए थे। इंदिरा गांधी की कांग्रेस का नाम क्या था? इंदिरा गांधी वाले के आर या फिर आई नाम था, ठीक है। तो इन्होंने कांग्रेस ओ का साथ मिला, किसको? जेपी भाई को। भारतीय लोक दल ने भी इनका साथ दिया, और अन्य पार्टी जो सोशलिस्ट पार्टी थी, सोशलिस्ट समाजवादी जो पार्टियां थी, उन्होंने भी किसका साथ दिया? जेपी भाई का साथ दिया। जो कांग्रेसी नहीं था, यानी जो कांग्रेसी तो था, मतलब जो इंदिरा गांधी के साथ नहीं था, वो किसके साथ था? वो जेपी भाई के साथ था। इंदिरा गांधी का ऐसा मानना था कि ये जो आंदोलन है ना व्यक्तिगत है, मेरे को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। किसका मानना था ऐसा? आपका इंदिरा गांधी जी का मानना था। तो समझ में आया। अब हम देखेंगे न्यायपालिका से कैसे उनके संघर्ष होते हैं। न्यायपालिका ने उनके इलेक्शन को बोला कि असंवैधानिक है, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे न्यायपालिका से संघर्ष। किसका संघर्ष? तो सरकार का संघर्ष और न्यायपालिका का संघर्ष। जो देखिए, हमारे जो शासन व्यवस्था होता है, सरकार के तीन अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है। पालिका, ठीक है, जो भी लिखा है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये तीनों सरकार के अंग होते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन क्या होता है, कोई भी आगे नहीं निकले या कोई भी अपने पावर का दुरुपयोग ना करे, गलत यूज ना करे, तो सरकार क्या करती है? इनमें मिल के काम करती है। तो न्यायपालिका ने बोला कि भैया आप जो कर रहे हो ना वो गलत कर रहे हो। क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो। क्या सरकार मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है या फिर उसमें कटौती कर सकती है? ये प्रश्न था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। मैडम ने कहा कि देखो भैया, हम मौलिक अधिकार को कम करेंगे। क्यों करेंगे? कि मैं हमारे भारतीय संविधान में पार्ट जो 3 है उसका भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। अब भाग 4 में क्या है? भाग 4 में क्या है? आपका नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व का मतलब है समाज के अंदर बराबरी लाने का, कल्याण करने का काम कौन करता है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व करता है। जब भी हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो हमें मौलिक अधिकार को कम करना पड़ेगा। मैडम ने ये बात अच्छी कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा और हमारा संविधान कहता था किसी भी हालत में आप मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकते थे। लेकिन मैडम को बड़ा गुस्सा आया, बोला ये तो बहुत गलत है। सरकार ने कहा बीच का रास्ता निकालते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बीच का रास्ता निकालते हैं। उसमें हुआ 1973 में केशवानंद भारती केस। क्या हुआ? केशवानंद भारती केस हुआ, और अभी तक के 13 बेंचों की जज इसमें बैठी थी, और उन्होंने कहा कि देखो भाई, बात ऐसी है कि सरकार चाहे तो मौलिक अधिकार में कटौती कर सकती है। मैडम बहुत खुश हुई, मैडम बहुत खुश हुई। सरकार मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप संविधान के किसी भी हिस्से में आप संशोधन कर सकते हैं। मैडम खुश हो गए। उन्होंने कहा बशर्ते एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो भी आप संशोधन करेंगे उसके अंदर बुनियादी जो संविधान का बुनियादी ढांचा है, यानी मूलभूत ढांचा है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो क्वेश्चन 1 नंबर का आता है केशवानंद भारती कब हुआ? तो 1973 में हुआ, ठीक है। उसमें दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि संविधान का बुनियादी ढांचा कब आया? तो केशवानंद भारती के केस के द्वारा आया था। ये भी 1973 में ही आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो बुनियादी ढांचे का मतलब ये था कि संविधान की जो मूलभूत विशेषता है उसको आप उल्लंघन नहीं करेंगे, जैसे संसदीय शासन व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका का स्वतंत्र होना, ठीक है। ये सब क्या है? आपका देश का समाजवादी होना, ये सब क्या है? आपका संविधान का मूलभूत ढांचा है। और ये जैसे कि पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, ये सब संविधान के मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मूलभूत ढांचा है ना, ये हम बताएंगे समय समय पर कौन सा मूलभूत ढांचा में आएगा और कौन सा हिस्सा नहीं आएगा। सरकार ने कहा बिल्कुल ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें 13 बेंचों की जज बनी थी, 7 और 6 से फैसला आया। 7 लोगों ने इसके पक्ष में फैसला दिया, 6 लोगों ने इसके विपक्ष में फैसला हुआ। लेकिन जीत किसकी हुई? तो आपका सरकार की जीत हुई थी, ठीक है। ये केशवानंद भाई साहब हार गए थे, ठीक है। 1973 में जो मुख्य न्यायाधीश का पद खाली था, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं ना, जो मुख्य जज होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका पद बिल्कुल भी खाली था। जब पद खाली था तो इसका जो चुनाव होता है, यानी जो बंदा उससे पहुंचता है ना, वरिष्ठता के आधार पर, यानी सीनियोरिटी के आधार पर बनता है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? ये मतलब नियम नहीं है, नियम ऐसा नहीं है कि मतलब सबसे पुराना बंदा ही बैठेगा, लेकिन ये नियम है कि आप सबसे बुजुर्ग लोगों को बैठाएंगे उस पर, ताकि उसको नॉलेज ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? ए.एन. रे ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया था। जो 7वां बंदा था ना, वो कौन था? ए.एन. रे था। सरकार को उसने खुश कर दिया था। सरकार ने कहा तुम्हें भी तो कुछ गिफ्ट बनता है, तो हम तुम्हें गिफ्ट क्या देंगे? हम तुम्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन गया? ए.एन. रे बन गए। लेकिन इनकी जो वरिष्ठता थी, ये थोड़े जूनियर थे। ये क्या थे? ये जूनियर थे, तब भी इनको बना दिया गया, ठीक है। फिर इलाहाबाद ने क्या किया? इंदिरा गांधी का जो चुनाव हुआ था, यानी निर्वाचन हुआ था, उसको अवैध घोषित कर दिया। बोला कि जो भैया जो आपका इलेक्शन हुआ है वो आपका गलत है, ठीक है। चीजें समझ में आ गई? वो क्या है? गलत है, असंवैधानिक घोषित कर दिया। हम देखेंगे अब आपातकाल की घोषणा। ये पार्ट नंबर 1 है। क्या है?
पार्ट नंबर 1 है, तो हम बशर्ते पार्ट नंबर 1 है तो क्या करेंगे, आप बुक को पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे तभी ये चीज़ें समझ में आएगी आसानी से, और भी चीज़ें इसको और बढ़िया से लिख सकते हैं। हो सकता है कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो तो उसको पढ़ सकते हैं, हो सकता है मैंने कोई चीज़ गलत पढ़ा दिया है तो उसको आप जाके सही कर सकते हैं, या फिर कमेंट में बता सकते हैं भाई ये चीज़ आपने गलत बताई है, ठीक है, वरना आपको क्या पता चल रहा है क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।